स्वागत आपका। हम आपसे हम आशा करेंगे हम प्रिंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानें। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जैसे जैसे प्रिंटिंग का दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रिंटिंग अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया बनती जा रही है, तो इसमें काफ़ी सारे हार्डशिप्स भी होते होंगे आप बिजनेसमैन को, उसके बारे में बताएं हमको। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि बिकॉज ऐसे क्वेश्चन सुनने में भी मज़ा आता है और उसको आंसर करने में भी बहुत मज़ा आता है। ये बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है कि आपका जो एक हार्ड पार्ट जो हमारा होता है, या जब भी हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में काम करते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो पैच होता है, सबसे बड़ा इशू होता है, वो है टेक्नोलॉजी कॉलेप्स का। टेक्नोलॉजी कॉलेप्स हर सेक्टर में होता है। जैसे आप गाड़ी का मार्केट देखेंगे, आप एयर फ्लाइट्स, वट एवर इट इज़, आप सब में देखें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का डिसऑर्डर आता है। उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि हम ट्रेडिशनली काफ़ी लंबे टाइम से, जब हम लोग अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, तो जहां पर हम लोग हाथों से ब्लॉक बना के प्रिंट किया करते थे, और आज हम जहां पर डिजिटली प्रिंट कर पा रहे हैं, आज आप देखते होंगे, आप जैसा कि आपने रीको के मशीन्स देखे हैं, आप सिर्फ कंट्रोल पे एंटर दबाते हैं और प्रिंट बाहर आ जाता है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ से यहाँ तक ड्रिवन करने में बहुत साल, बहुत एफर्ट लगे। बट यही एफर्ट्स हर बार बदल जाते हैं, हर बार नई चुनौतियाँ होती है। हमें कई बार पेपर की मोटाई या जो पतलापन है, जिसको हम थिकनेस या थिननेस कहते हैं, उसके ऊपर काम करना होता है। बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि जितना भी ऑफसेट मार्केट है, वो धीरे धीरे डिजिटल की तरफ मूव होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो रन लेंथ है वो छोटा होता जा रहा है। तो उस शॉर्ट रन जॉब्स को करने के लिए डिजिटल एक उनका सब्स्टिट्यूट पार्ट बनता जा रहा है। और मैं यही बोलूँगा, सब्स्टिट्यूट नहीं, अभी तो शायद मेन स्ट्रीम पार्ट भी बन जाएगा थोड़ी जल्दी। और डिजिटल एक ऐसा मूवमेंट है जो केवल इस साइज़ में लिमिटेड नहीं है। जैसे अभी हम 13, 19, 12, 18 साइज़ में जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं, जो आपको B2 साइज़ या B2 से भी बड़े साइज़ के अंदर आपको डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि मेन जो है वो टेक्नोलॉजिकली जो चेंजेस आते रहते हैं और ईयर बाय ईयर आते रहते हैं, वो सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से देखा जाए तो वो चैलेंज होता है। लेकिन हाँ, मार्केट की अच्छी बात है कि वो हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ईजिली रेडी रहती है। अच्छा सर, एक चीज़ ना जो मुझे एज अ ऑडियंस या लगती है, वो होती है कि सबसे ज़्यादा हार्ड काम आपके लिए होता है ऑडियंस को सेटिस्फाई करना। और मोस्ट प्रोबेबली ऑडियंस एक बार में सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि जो कस्टमर्स है वो एक बार में सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो अगर आप कस्टमाइज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो आपको उसको बार बार चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो भी आपके लिए बहुत हार्ड पार्ट रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई कस्टमाइजेबल पार्ट, मतलब मशीनरी का पार्ट है जिसको कस्टमाइज़ करा जा सकता है, तो उसमें तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार डिज़ाइन होता है। लेकिन अगर हम हर कस्टमर के अकॉर्डिंगली अगर हर चीज़ को कस्टमाइज़ करने जाएंगे, बीइंग अ मैन्युफैक्चरर कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटेड पार्ट पे आना पड़ता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना होता है। वो सिंगल प्रोडक्ट मार्केट में जाता है, हो सकता है उसकी कुछ लिमिटेशन हो सकता है कि कुछ उसका एडवांसमेंट हो। वो कस्टमर की एडप्शन पे डिपेंड करता है कि कस्टमर जब उसको देखने आएगा तो हो सकता है कि उसकी लिमिटेशन पूरी ना हो। आई मीन, लिमिटेशन ही उसकी जो व्हाट आई से लाइक, उसमें एक लिमिटेशन हो जिससे कस्टमर अपनी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहा हो। देन उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि उस सिचुएशन में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अच्छे से समझ में आना, कोई फॉल्स कम्युनिकेशन नहीं करना। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर उसका प्रोडक्ट जो वो लेने जा रहा है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करने जा रहा है, अगर वो वहाँ पर, अगर सपोज़ कीजिए कि मेरा फैमिली साइज़ 4 लोगों का है और मेरा बजट भी लिमिटेड है, लेकिन मुझे कार भी ख़रीदना है, और मेरा अगर 8-10 लाख रुपए की गाड़ी में अगर बजट में काम होता है, तो मुझे शायद उस पर जाना चाहिए, बजाय ये कि कोई सेल्स वाला मुझे आके अननेसेसरी का 30-40 लाख रुपए की गाड़ी बेच जाए। ना तो मैं उसका फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, और ना ही फिर मैं उसका वापस फर्दर कभी मेरा उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो जैसे गाड़ी खरीदते वक्त हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि कितना माइलेज लेना है, कितना सेटिंग कैपेसिटी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स चाहिए, आपका डेली आपका एवरेज रन कितना है। मशीनें भी ऐसी होती है। तो कस्टमर को सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर को जब तक नॉलेज नहीं होगी प्रोडक्ट की, गलत प्रोडक्ट पिच होगा, और गलत प्रोडक्ट पिच होगा तो वो भी सफ़र करेंगे और आप भी सफ़र करोगे। तो कभी भी अच्छा, एक ना आप बोल रहे हो प्रिंटिंग एडवांसमेंट की भी आप बात कर रहे हो, तो प्रिंटिंग एडवांसमेंट किस तरह से, और आप जैसे काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपने इस इंडस्ट्री को बदलते हुए भी देखा है। मतलब जहां हम सिर्फ कंट्रोल प्लस स्पीड जानते थे कि इससे एक प्रिंट बाहर आ जाता है, आज वही प्रिंटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज तो अभी आने वाला है। अभी हम लोग लास्ट ईयर जब
जर्मनी थे ड्रूपा के अंदर, और उस लास्ट ईयर भी देखे तो डॉक्टर लिंडा है और बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज़ है। मैं जैसे रिको का भी एक Z75 करके एक मॉडल आने वाला है, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट आते हैं। तो वो जो नई जो इनोवेशन अभी आना है वो है कि ऑफसेट का सब्स्टिट्यूट या ऑफसेट का रिप्लेसमेंट देखना। ऑफसेट का रिप्लेसमेंट इज़ नॉट राइट वर्ड, बट समहाउ हम उसको डिजिटलाइज हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं। तो B2+ साइज़ के अंदर इंकजेट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इनका ऑलरेडी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, काफ़ी जगह लगे हैं। इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च होना बाकी है, काफ़ी कंपनियों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है अपना प्रोडक्ट। वो पूरा गेम चेंजर प्रोडक्ट होने वाला है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री को उसके डायनामिक्स चेंज कर देगा। यानी कि जैसे सपोज़ कीजिए, मैं एक आप छोटा सा एग्जांपल दूं, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री को समझते होंगे वो बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर आपको एक ऑफसेट पे कोई जॉब रेडी करना है, तो ऑफसेट पे जॉब रेडी केवल ऐसे नहीं हो जाता कि जैसा आपने कंट्रोल P एंटर दबाया तो उस ऑफसेट में ऐसा नहीं होगा। ऑफसेट में आपको जॉब रेडी करना है तो आपको उसके लिए पहले प्लेट बनाना पड़ेगा, प्लेट के बाद में वो मशीन के ऊपर जाएगा तो मशीन को बेक रेडी करना पड़ेगा। और एक मशीन को ऑफसेट मशीन को चलाने के लिए 3 से 4 लोगों का स्टाफ लगता है। देन उसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है कि आप उसमें फ्रंट बैक ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, आपको डबल टाइम करना पड़ेगा, 2 अलग प्लेटें बनेगी, सब कुछ होगा। आपका एक सर्टेन कॉस्ट है, सर्टेन कॉस्ट है। उसके बाद में जब आप उसको पेपर से कैलकुलेट करते हैं तो आपको एवरेज जो प्रोडक्ट आपका बन के आ रहा है उसकी कॉस्ट निकलती है। उस कॉस्ट को जब हम जस्टिफाई करते हैं तो हमें मिनिमम प्रिंट वॉल्यूम जाना पड़ता है, तब जाके हम उसका ब्रेक इवन निकाल पाते हैं। तो उस ब्रेक इवन को अगर उस पॉइंट तक जाने के लिए, उस ब्रेक इवन तक को टच करने के लिए होता क्या है कि अननेसेसरी का हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बहुत सामान्य भाषा में बताऊं तो किसी को पैम्पलेट बनाने हैं, किसी ने अपना नया बुटीक स्टार्ट किया है या किसी ने सलून स्टार्ट किया है, तो उसको पैम्पलेट चाहिए। अब वो आता है कि मुझे 1000-2000 मुझे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, बिकॉज पैम्पलेट छपवाना एक अलग बात है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल भी होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कॉस्ट है। तो वो 1000-2000 तो वो प्रिंटर के पास आएंगे तो वो बोलेंगे आप एक काम कीजिए, इसके 4000 प्रिंट कर देता हूँ, 5000 प्रिंट कर देता हूँ, बिकॉज उसकी कॉस्ट तभी बैलेंस हो पाएगी जब उसका 4000 प्रिंट निकालेगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी की रिक्वायरमेंट 1000 की है तो उसको अननेसेसरी 4000 करके आप 2 नुकसान करते हो। पहला, आर्थिक नुकसान जो उसको होता है। हाँ। दूसरा, अननेसेसरी पेपर बनता पेपर पेड़ से, बनता है। तो आप एक्चुअली एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हो। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को बचाने में डिजिटल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अगर डिजिटल पे हम जाते हैं तो हम हमारा ठीक है, हो सकता है कि हम आपको ये लगेगा कि डिजिटल में कॉस्ट ज़्यादा आता है। उसी कॉस्ट को जब आपको 4000 की जगह पर 1000 का रिक्वायरमेंट है, पैसे तो वैसे ही पैसे वहीं वैसे ही बच जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब मेच्योर होता जा रहा है। और फिर सबसे अच्छी बात है कि इंडिया में सबसे खूबसूरत बात ये है कि हम लोग है ना फेस्टिवल ओरिएंटेड कंट्री हैं। हमारे यहाँ इतने फेस्टिवल होते हैं, इतने तीज त्यौहार होते हैं। हमारे यहाँ आप देखेंगे कई चॉकलेट बॉक्सेस आपको मिलेंगे, कई बिस्किट के बॉक्सेस मिलेंगे जो होली पे अलग हो जाते हैं, दिवाली पे अलग हो जाते हैं, राखी पे अलग हो जाते हैं। ये 3 प्राइम फेस्टिवल है जो इंडिया में, ओणम पे अलग हो जाते हैं, पोंगल पे अलग हो जाते हैं, लोहड़ी पे अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे का भी कस्टमाइजेशन चलता ही रहता वो सब क्या है, वो शॉर्ट क्वांटिटीज़ हैं। तो वो जो शॉर्ट क्वांटिटीज़, हाँ कुछ लोग उसको भी बल्क में करते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है उसको बहुत बड़े लेवल पे ले, तो उनके लिए बल्क प्रिंटिंग है वो एक अलग है। लेकिन बहुत छोटे में अभी आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो होम किचन शुरू किया है, जिसको क्लाउड किचन के नाम से कहते हैं, घर से बिजनेस ऑपरेट करते हैं। अब उनको अपने बॉक्स पे लगाने के लिए केवल एक स्टिकर चाहिए, अपना एक ब्रांड नेम, लोगो बनाने की, ताकि उसकी एक पहचान तो हो, लेकिन एक फेथ जुड़ता है। आप बॉक्स के ऊपर पैकेजिंग अच्छी कर दो तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। तो कहते हैं ना, इफ योर प्रोडक्ट इज गुड बट योर पैकेजिंग इज वेरी गुड, देन प्रोडक्ट बिकम्स ऑटोमेटिकली अल्टीमेट। ट्रू। तो ये इम्पैक्ट है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप इंडिया में 2-3-5 सालों में आप देखेंगे कि ये पूरा स्विच ओवर होने वाला है, बड़ा चेंज होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब वो धीरे धीरे और तो डेवलप होगी ही होगी। देखिए, जब मैं आज नहीं, मैं 10-11 साल पहले की बात बताऊं, मैं बहुत इंडस्ट्री के माने हुए सज्जन हैं उनके साथ बैठा हुआ था। वो मुझसे पहले से उस इंडस्ट्री में है, वो मुझसे पहले से 20 साल से पहले सर्व कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मुझे किसी ने बोला कि ये इंडस्ट्री ख़त्म होने वाली है। बोले उसके बाद मैंने 10 साल से इसी इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ, और ये मैंने 10 साल पहले बात सुनी थी, मुझे भी आज 10 साल उसको हो गए सर्व करते हुए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री कभी भी, मुझे नहीं लग सकता कि कभी इस इंडस्ट्री का कोई डाउनफॉल आना है। ये हाँ, आप चेंज होना पॉसिबल है। आज रोबोटिक्स है, एआई है, ये चीज़ें भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रही है। कई मशीनरीज हैं उनमें हम एआई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके और फ्रेंडली बना रहे हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म को हम लोग प्रिंटिंग में मर्ज करके हम लोग आम आदमी की प्रिंटिंग को आसान बनाते हैं। जैसे प्रिंटर्स क्लब भी यही करता है कि वो सब, मतलब एक आदमी का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है तो उसको क्लब करो, गैंग करके उसको सस्ता प्रोडक्ट बना के दो, ताकि एंड यूज़र का कॉस्ट कम हो। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमें भी हो रहा है।
टेक्नोलॉजी कॉलेप्स कभी नहीं होती, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता है, नया कुछ ना कुछ आता रहेगा, ख़त्म कभी नहीं होगी। मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल दूंगा। कोविड का समय आया था तो एक बहुत कॉमन चीज़ बाहर आई थी, उससे पहले बहुत लंबी थी कि हम लोग बहुत जल्दी उस पर मूव हो जाएं डिजिटल, यानी कि लोगों ने आईपैड परचेज कर लिए, लोगों ने लैपटॉप्स बाई किए, और ये भी कल्चर आ गया कि अभी बच्चों को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो, आपको घर पे स्कूलिंग मिलेगा एंड ऑल। बट कोविड के बाद में दे रियलाइज, जैसे जैसे पेरेंट्स ने देखा कि ये बहुत टफ होता है, बच्चों को स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, आंखों को नुकसान है, शारीरिक नुकसान है, कई कंट्रीज ने उसको बैन भी कर दिया बाद में हमें रियलाइज़ हो तो हम ऑटोमेटिकली बुक्स पे आ गए वापस। और आप यकीन माने, आप डेटा उठा के देखें, बुक प्रिंटिंग का मार्केट कोविड के बाद में पहले से ज़्यादा बढ़ा है। तो कब कैसे कह सकते हैं कि मतलब हम तो ये सोचते थे कि बुक्स धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, कौन ही बुक्स पढ़ना पसंद करता है, और वैसे भी बुक्स का वो डिजिटल वर्जन आ जाता है। पर ये चीज़ आपने अच्छी बताई कि कोविड के बाद डिजिटल प्रिंटिंग का टाइम और ज़्यादा बढ़ गया। और सर कहीं ना कहीं शायद डिजिटल पे डिपेंड होकर भी प्रिंटिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं डिजिटल को बहुत पास से देखता हूँ। डिजिटल में मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है तो प्रिंटिंग क्यों नहीं डिजिटल हो, और अगर प्रिंटिंग अगर डिजिटल होती है तो आम आदमी का काम आसान हो जाता है। अगर आपको बर्गर अगर 5 मिनट में, 10 मिनट में या 15 मिनट में चाहिए तो प्रिंटिंग भी आपको 5, 10, 15 मिनट में चाहिए। आपको क्यों किसी एक प्रिंटिंग जैसे जॉब के लिए आपको घंटा, 2 घंटा या 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन रुकना पड़े। जो चीज़ पॉसिबल है कि विदिन 5 मिनट्स, विदिन 2 मिनट्स, विदिन 1 मिनट आपको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हो सकता है कि आपको आज है, कल है, परसों, लेकिन हम डिलीवर आज कर सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। और सबसे कमाल की बात ये है कि हम तेज़ी से उसमें बदलाव ले आते हैं। हमें जैसे जैसे लगता है कि आज 2 साल बाद में ये टेक्नोलॉजी या ये मार्केट में ये नया रिक्वायरमेंट आया है, तो वो उसमें नया जो भी एम्बलिशमेंट होना है या मार्केट में कुछ नया थॉट एक आया है। जैसे हम लोग स्पेशली जैसे रिको का हमारा 7500 आता है, हमने कई साल पहले समझ लिया था मार्केट को कि ये CMYK का मार्केट है, वो एक जगह जाके लिमिटाइज हो जाएगा, फिर हमें 5th, 6th कलर, 7th कलर और उस पर जाना होगा। और अभी जो हमारा प्रोडक्ट है 3rd जनरेशन है, अभी कई कंपनियों के प्रोडक्ट है वो फर्स्ट जनरेशन में होंगे, लेकिन हम लोगों का ये 3rd जनरेशन है, यानी कि हम 2 जनरेशन हम निकाल के आ चुके हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, जो ओवरऑल जो कहते हैं ना कि फीडबैक्स को हमने ऑल टुगेदर लेके हमने जो मशीन को ड्राफ्ट किया है, डिज़ाइन किया है या डेवलप किया है, और वो हम पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट को दे रहे हैं। तो यही टेक्नोलॉजी है जो हम साथ के साथ करते हैं, और ये डिजिटल में पॉसिबल है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमने ना अभी से इस बार आपसे प्रिंटिंग के बारे में नहीं जाना, आगे प्रिंटिंग का क्या वो एक फ्यूचर हो सकता है, क्या हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानने को मिली। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छी चीज़ें हमको आपसे जानने को मिली। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू। City Live, a platform to sharing your thoughts. You are watching City Line. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll